मैं हिप्नोसिस की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए लोगों के ज़हन को इतना मजबूत कर देता हूं कि वो आग पर चलने पर रजामंद हो जाते हैं। चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मजीद बढ़ जाए, तो हिप्नोसिस उसमें कई गुना आपकी हेल्प दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा कर सकता है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये बाकी दुनिया से कि 50 से 100 साल पीछे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर आरिफ सदीकी, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। आज हम इनसे हिप्नोथेरेपी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, हमारे लिए भी एक नया टॉपिक है, हमें भी इसका ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो आज हम इनसे हिप्नोथेरेपी के बारे में बात करेंगे कि हिप्नोथेरेपी है क्या चीज़, और ये क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा सर, हिप्नोथेरेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटिज्म में फ़र्क क्या है? अच्छा, हिप्नोटिज्म भी हम यहीं पर कहते हैं। पूरी दुनिया में इसे हिप्नोसिस के नाम से जाना जाता है। और हिप्नोसिस को यहाँ पे हिप्नोटिज्म इसलिए कहते हैं कि हम लोगों ने जासूसी डाइजेस्ट सस्पेंस में कहानी पढ़ी थी वो देवता की, उसमें वो एक माहिर एक्सपर्ट होते थे जो हिप्नोटाइज करते थे लोगों को। तो हमने कहा कि ये हिप्नोटिज्म है। ठीक है, हिप्नोटिज्म भी इसके लिए टर्म यूज होती है, हिप्नोसिस भी। हिप्नोसिस एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें जहन को एक ऐसी खास कैफियत में ले जाया जाता है जहां आप उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक एक्सेस हासिल करके अपने सजेशंस दे पाते हैं। यह है हिप्नोसिस, अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। अब उसका दूसरा स्टेप है हिप्नोथेरेपी, कि ये हिप्नोसिस किया क्यों जाए या लोगों को हिप्नोटाइज क्यों किया जाए। तो इसका थेराप्यूटिक यूज ये है कि आदमी के बेशुमार नफ्सियाती मसाइल होते हैं, खौफ होते हैं, नफ्सियाती उलझने होती हैं, ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उसे आगे जाने से रोकते हैं। तो हिप्नोथेरापी में हम आदमी को उस खास हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके वो वजह जिसकी वजह से वो किसी खौफ में या किसी नफ्सियाती उलझन में मुब्तला है, हम उस वजह को खत्म कर देते हैं। उसके नतीजे में वो आदमी एक शानदार, जानदार और पुरुमीद, जोश, बलबले वाली कामयाब जिंदगी जी सकता है। अच्छा, हिप्नोथेरेपी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरस्कार और खौफज़दा कर देने वाला इल्म क्यों समझा जाता है? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो मैंने पहले बताया कि वो देवता कहानी के हवाले से लोगों ने ये समझा कि ज़हन को काबू में कर लिया जाता है। कुछ फिल्मों में भी ऐसा बताया गया कि शायद हिप्नोटिस्ट आपके खुफिया राज़ों तक पहुँच सकता है, हिप्नोटिस्ट आपकी प्राइवेट लाइफ में झाँक सकता है, हिप्नोटाइज़ करके आपसे जो मर्ज़ी करवाया जा सकता है। फिर यहाँ पे इसकी दरसगाहें नहीं है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस नहीं हैं, जहाँ पे इन चीज़ों को प्रॉपर्ली सिखाया जाता हो। तो जो चीज़ निगाहों से ओझल होती है, वो हमेशा डराती है। कई लोग तारीकी से डरते हैं। क्यों? कि तारीकी में क्या है उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता और उजाले में नज़र आ रहा होता है। तो जो चीज़ नज़रों से पोशीदा होती है, वो इंसान को खौफज़दा करती है। तो हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी का इल्म अक्सर लोगों की निगाहों से पोशीदा है। तो इसलिए वो समझते हैं कि ये पता नहीं हमें काबू कर लेंगे, हमारी जेब से पैसे निकलवा लेंगे, हमारे राज उगलवा लेंगे। एक्चुअली ये लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट हिप्नोथेरापिस्ट से या हिप्नोटिस्ट से मिलते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बेहतर तब्दीलियां ला सकता है। पाकिस्तान में अगर आपने यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम समझे तो। यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह उसकी वो जो वैल्यू है इस तरह नहीं है, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ना कोई वैल्यू दी जाती है इसको। तो आप क्या समझते हैं कि ये आजकल आज तक पाकिस्तान में इसको क्यों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता, या क्यों नहीं शामिल किया गया? इसकी दो वजूहात हैं और दोनों की दोनों अपनी जगह पर एक मुकम्मल अलमिया है। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये बाकी दुनिया से कि 50 से 100 साल पीछे है। और अगर आप देखें तो अगर गाड़ियों को ले लें, तो जो गाड़ियां जापान वगैरह में वेस्ट में 8-10 साल इस्तेमाल हो चुकी होती हैं, वो यूज्ड गाड़ियां यहाँ पहुंचते हैं, हम उनसे इतना पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में ले लें, वो लैपटॉप्स, वो कंप्यूटर, जो चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वहां से वो खत्म हो जाती है, वो कंडम हो जाती है एक तरह से, तब वो यहाँ पहुंचती है स्क्रैप में और यहाँ पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं लोग। हम इतना पीछे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, एजुकेशन में भी ऐसे ही मामला है कि जब उलूम वहां पर नए उलूम दरियाफ्त होते हैं तो पुराने उलूम यहाँ पे पहुंचने लग जाते हैं। एक ये वजह है। दूसरी वजह इससे भी बड़ा अलमिया, अगर ये उलूम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमारे असातिज़ा को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब असातिज़ा पढ़ने को तैयार नहीं, नई चीजें पढ़ने को तैयार नहीं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप एमबीए का सिलेबस निकाल के देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि एमबीए के सिलेबस में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो 20-20 साल, 10-10 साल पुरानी लिखी हुई हैं। सवाल यह है कि आज का बिजनेस वही बिजनेस है कि 10 साल पुराना था? आंसर इज नो। बिजनेस की डायमेंशन चेंज हो गई, लेकिन किताबें क्यों नहीं बदल रही? अगर किताबें बदलेंगे तो फिर टीचर को नई किताबें नए सिरे से पढ़नी पड़ेंगी और टीचर इसके लिए तैयार नहीं है।
तो हमारे यहाँ नए उलूम की तरवीज में सबसे बड़ी रुकावट रवायती टीचर है। सर आप ये बताइए कि हिप्नोथेरेपी की सबसे बड़ी जो खूबी है वो क्या है? हर फ़नून की कुछ ख़ास तरह की खूबियाँ होती हैं। हिप्नोथेरेपी की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको क्लाइंट के ज़ख्मों को नहीं कुरेदना पड़ता। अब ये क्या है? आप किसी आम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो आपसे आपकी मर्ज़ की वजूहात पूछेगा, उसकी गहराई में जाएगा, कब हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसा लगता था, अच्छा उसने ये कहा, उसके बाद क्या हुआ, रात को नींद कैसे आती है? वो इतने सवाल करता है कि आपके ज़ख्म नए सिरे से हरे हो जाते हैं और आप एक नए ट्रॉमा में चले जाते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम तो ताजा होगी। हिप्नोसिस के जरिए हम आदमी से अक्सर औकात उसकी वजूहात ही नहीं पूछते, वो बताता है कि मेरा मसला ये है, हम डायरेक्ट उस मसले को हल कर देते हैं, उसकी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं, वजह वो अपने जहन में रखता है, हम उससे नहीं पूछते। इससे उसकी प्राइवेसी भी मजरू नहीं होती। देखिए आपने कोई गलती की, कोई गुनाह किया, आपने कोई जुर्म किया, अब आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे, उसे बताएंगे, आप कितनी एम्बैरेसमेंट फील करेंगे, कितनी शर्मिंदगी फील करेंगे। लेकिन आप हिप्नोटिस्ट के पास आते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, उसकी वजह से मैं बहुत परेशानियों का, गिल्ट का, पशेमानी का शिकार हूं, मुझसे जिया नहीं जाता, मुझे रातों को नींद नहीं आती। हिप्नोटिस्ट ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, तुमने क्या गलती की थी, वो कहेगा आंखें बंद करो, ये करो, ये करो, और आपको उस जगह पे ले जाके जहां पे आपसे गलती हुई थी उनकी फीलिंग्स को चेंज कर देगा। आप उस ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे, आपकी प्राइवेसी भी मजरू नहीं होगी, आपके जख्म भी ताजा नहीं होंगे। क्या हिप्नोथेरेपी हर किस्म की नफ्सियाती मुश्किलात के लिए मौसर है? देखें, जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जिनका ताल्लुक आपके जहन के साथ है, उसमें हिप्नोसिस बेहतरीन, सबसे बेहतर काम करता है। आम साइकोलॉजिस्ट की निस्बत शायद ये 4 गुना फास्टर भी है। लेकिन जहां तक मामलात है आपके दिमागी मामलात का, देखिए जहन और दिमाग में फर्क है। जहन सोचों को डील करता है, दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है जो न्यूरोसर्जन जिसे डील करता है। अगर आपके दिमाग की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, ऐसा मामला है कि दिमाग में कुछ ऐसे खास खुलिए, कुछ खास न्यूरॉन्स डेड हो गए हुए हैं, तो इस सूरत में हिप्नोटिस्ट वो काम नहीं करेगा। हिप्नोटिस्ट का काम है नफ्सियाती उलझनों को, खौफ को, प्रॉब्लम्स को दूर करना। इसके साथ साथ एक बड़ी मजे की बात ऐड कर दूं, परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। आप स्पोर्ट्स में हैं, आप वेट उठाते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मजीद बढ़ जाए, तो हिप्नोसिस उसमें कई गुना आपकी हेल्प दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा कर सकता है। अच्छा, जो कि आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट है तो आपको कैसे पता चलता है कि अगर एक मरीज को जो है वो हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप अगर वो बीमार है, इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो आपको किस तरह पता चलता है कि उसको हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है? देखें, वैसे तो हर आदमी को किसी न किसी लिहाज से इसकी जरूरत है। कोई गुस्से में मुब्तला है, किसी को चिड़चिड़ापन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को ओसीडी है, किसी के घर में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी का प्रॉब्लम हो सकता है, औलाद का आपस में हो सकता है, वालदैन के साथ हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स है ना। तो बेसिकली चूंकि ये नफ्सियाती उलझनों को और इंसानी जहन को हिप्नोसिस डील करता है, तो वो तमाम मामलात जब आदमी हमसे डिस्कस करता है तो हमें पता लग जाता है कि इसके जहन में क्या चल रहा है, और अगर हम इसकी सोचों को बदल दें तो इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ बदल सकती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक आम सा मसला है कि लोग समझते हैं कि नौकरी सिफारिश से मिलती है। एक आम कंसेप्ट यही है। अब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी एक ऐसे इदारे में जहां हर चीज मेरिट पर होती है, आप जा रहे हैं, पॉसिबल है ना, ये भी मेरिट वाले दायरे पे जा रहे हैं, मगर आपके जहन में ये है कि जी नौकरी तो सिफारिश से मिलनी है। जब आप इस माइंडसेट के साथ वहां जाएंगे तो क्या आप अच्छा इंटरव्यू दे सकेंगे? आपको पता होगा यार नौकरी तो किसी और को दे देनी है, मैं तो वैसे ही खाना पूरी के लिए आया हूं, आपकी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं होगी। लेकिन जब आप मुझसे बात करेंगे या किसी हिप्नोटिस्ट से बात करेंगे, वो आपके दिमाग में ये जो खराबी है कि पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, वो उसे बदल देगा कि पाकिस्तान में मेरिट पर भी काम होता है, तुमसे बेहतर बंदा कोई नहीं है। अब जब बंदा ये सोच के इंटरव्यू देने के लिए जाएगा कि मुझसे बेहतर बंदा कोई नहीं है इस जॉब के लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, उसकी छाती कैसी होगी, उसके अल्फाज कैसे होंगे और वो कितना असर डालेगा। तो हिप्नोटिस्ट बेसिकली ज़हनी कैफियत को चेंज कर देता है। इस तरह अगर हम बात करें कि एक मरीज है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है, अगर हम मर्ज़ की बात करें या उसकी हिप्नोसिस का शिकार है, तो उसकी अगर वो कहता है कि मरीज कहता है कि मैंने ठीक होना है या वो ठीक होना चाहता है, तो अगर आप उसका इलाज करते हैं, आप सेशंस लेते हैं, तो उसमें मरीज की अपनी जो है वो कितनी आमादगी जो है वो कितनी ज़रूरी होती है? देखें, ये तो मोर देन 90% पेशेंट का ताउन करना जरूरी है। अब एक किसी और तरह से देख लें, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, कहता है आप ये दवाई अपने सुबह शाम खानी, आप ठीक हो जाओगे, आप दवाई फेंक देते हो।
डॉक्टर कहता है कि मुंह खोलो, मैंने तो टेम्परेचर चेक करना है, वो थर्मामीटर रख रहा है मुंह में, आप कहते हैं मैं नहीं खोलता। डॉक्टर कहता है नंबर चेक कराओ, आप कहते हो मैं नहीं कराता। तो जब तक आप अपने इलाज के लिए खुद आमादा ना हो, तो सबसे बड़ी रुकावट तो आप ही हैं। तो हिप्नोसिस में भी आपको क्लाइंट की आमादगी या मर्जी चाहिए, लेकिन हिप्नोसिस में एक एडेड बेनिफिट ये है कि अगर क्लाइंट आमादा नहीं है और हिप्नोटिस्ट अगर एक्सपर्ट है, तो वो चंद सेशंस लगाकर उस आदमी को इस बात पर आमादा कर सकता है कि ये इलाज तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए है, हमारे साथ ताउन करो ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। हिप्नोथेरेपी के दौरान एक मरीज को जो है वो कितना शऊर होता है, अगर आप एक मरीज को हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है और आप हिप्नोथेरेपी के लिए समझा जाता है कि क्योंकि एक मरीज हिप्नोथेरेपी के दौरान उसको ये शऊर नहीं होता, तो फिर उसको जो आप उसके सेशन लेते हैं या जो आप इलाज करते हैं तो उस टाइम उसको शऊर नहीं होता, इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, हिप्नोसिस के ना डिफरेंट डेप्थ लेवल हैं। हम आम लोगों की आसानी के लिए, उनके समझने के लिए 6 में तकसीम कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरे कुछ डेमोज देखी होंगी मुस्लिम टीवी चैनल्स के ऊपर कि मैं लोगों को लेटा के सुइयां अंदर से बो देता हूँ, माथे में, गर्दन में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, उन्हें पता भी नहीं चलता। मैंने तख्ता बना के बंदे खड़े कर देता हूँ, कुर्सियां निकाल देता हूँ नीचे से, मिर्चें खिला रहा हूँ, प्याज खिला रहा हूँ, उन्हें पता भी नहीं चल रहा। ये सारा कुछ है स्टेज हिप्नोसिस। इसके लिए आपको 5th या 6th ग्रेड की जरूरत है, जहां उसका शऊर बहुत हद तक सोया होता है। लेकिन जब आपने इलाज करवाना है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, नफ्सियाती उलझनों को दूर करना है, तो उसके लिए आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे जो डेप्थ लेवल 1 और 2 है, लोगों के नफ्सियाती इलाज इन्हीं में हो जाते हैं, और उसमें वो लोग मुकम्मल तौर पर समझ रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उनके राजों को चोरी नहीं किया जा सकता, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की ब्रीच नहीं की जा सकती, उन्हें पता होता है, और वो जब चाहें आंखें खोल के उस ट्रांस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं आते, उन्हें पता होता है कि ये हमारे फायदे के लिए किया जा रहा है। हिप्नोटिक हालत में एक वो मरीज अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता है? अगर वो हिप्नोटिक हालत में हो तो फिर अपनी मर्जी के खिलाफ अगर वो कुछ करे तो क्या वो कुछ कर सकता है फिर? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन आपको बेशुमार मसाइल का शिकार कर देती है। दवाइयां जो बंदा खुद खाता रहता है, उसे कई मसाइल को सामना करना पड़ता है। इसी तरह हिप्नोसिस में भी है। अगर आप खुद अपना इलाज करना चाहते हैं, तो पहले हिप्नोसिस सीखें, सेल्फ हिप्नोसिस सीख लें कि मैं अपनी जात की हद तक अपना इलाज या अपने ज़हनी उलझनों को कैसे कैटर कर सकता हूँ। ये तो सीखा जा सकता है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को डील करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को ट्रीट करने का फन सीख लेना चाहिए। हिप्नोसिस को लोगों के ऊपर अप्लाई कैसे करना है सीखना चाहिए। और कहा जाता है कि वट वन मैन कैन लर्न अदर वट क्या कहते हैं, वट वन मैन कैन डू अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। एक आदमी ने अगर मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब आप सब लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, किसी कॉम्पिटेंट टीचर के पास जाना पड़ेगा जो आपको सिखाए। तो अगर गवर्नमेंट नहीं सिखाती, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, तो मैं या मेरे जैसे चंद लोग और मौजूद हैं जो ये सिखाते हैं। आप सीखें, अपनी अपनी फैमिली की मदद करें। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की तो यूनिवर्सिटीज की बात की कि यहाँ पे जो है इसको इतना नहीं सिखाया जाता या यूनिवर्सिटीज में आजकल अभी तक नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस है और बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह फिर अगर ना होने के बराबर है, हिप्नोथेरेपी के जो हिप्नोथेरेपिस्ट है पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर है, तो अगर ये गिने चुने हैं तो अगर वो मरीज है भी, इस तरह के बहुत से लोगों को मसाइल है भी, लेकिन अगर वो फिर ठीक करना चाहे अपने आप को या इसका इलाज कराना चाहे तो वो क्या करेंगे फिर? बहुत ज्यादा मसाइल है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मिसिज को मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी थी। तो वो प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे बुलाया गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त आरिफ अलवी साहब थे। तो उनकी मिसिज को प्रेजेंटेशन दी हमने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डीन वगैरह भी आए हुए थे। उस वक्त उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग जहनी मसाइल का शिकार हैं, और उन जहनी अमराज का हल करने के लिए गालिबन शायद 550 क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं सिर्फ। ये उस वक्त की बात है। अच्छा, और अब कुछ अरसा पहले पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश हुई कि गालिबन 8 करोड़ लोग जहनी अमराज का शिकार है पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि हर तीसरा आदमी जहनी अमराज का शिकार है। हम यहाँ पर 3 आदमी मौजूद हैं, तो हम 3 में से एक ना एक को कोई ना कोई मसला जरूर है। तो अब देखें कि हर तीसरे आदमी को इन मसाइल का सामना है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा। लेकिन हमें अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट या इदारे ऐसे मौजूद नहीं है, मुझे तो अपनी जिंदगी को बेहतर करना है ना।
मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सर्च करनी चाहिए। मुझे उस आदमी तक पहुँचना चाहिए जो मेरी मदद कर सकता है। अगर आप मेरे पास पहुँचने के लिए महीना भी लगे आपको, और 1 महीना लगने के बाद जब आप मेरे पास पहुँचे और आपका मसला हल हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी के आने वाले 50 साल ठीक हो गए कि नहीं हो गए? तो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद सँभालें। बेशक कम लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन मौजूद तो हैं। उन एक्सपर्ट से मिलें। अपनी फैमिली की ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा सर, ये बताइए कि हिप्नोथेरेपी की जो है वो सेशंस कितने होते हैं? मतलब अगर आप एक मरीज के सेशन होते हैं, वो आके आपके साथ सेशन लेता है, तो कितने सेशंस होते हैं और एक सेशन में अंदाज़तन वक्त कितना लगेगा? अच्छा, ये भी एक बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है कि हिप्नोसिस के सेशन रेगुलर साइकोलॉजी की निस्बत बहुत कम होते हैं। जहाँ पे अगर आप रेगुलर साइकोलॉजी में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो बाद वक़्त आपको 50-50 सेशन लेने पड़ते हैं और बाद वक़्त सारी ज़िंदगी लेने पड़ते हैं। जबकि हिप्नोसिस में उससे आधे क्या, बल्कि उससे 25% से भी कम लेने पड़ते हैं। अगर आप मेरी बात करें, तो अब तक मैंने जितने क्लाइंट्स देखे हैं तो मेरी जो रेशो है वो 1 से 6 है। कुछ लोग पहले सेशन में ठीक हो जाते हैं, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, और आज तक मैक्सिमम अगर मैंने किसी को सेशन दिए हैं तो वो 6 दिए हैं। 6 सेशन के अंदर अंदर आदमी ठीक हो जाता है। जहां तक बात है ड्यूरेशन की, तो आमतौर पे हम एक सेशन के लिए 40 मिनट का वक्त मुकर्रर करते हैं। पहला सेशन ज्यादा होता है, 40 मिनट लग गए, 45 मिनट भी लग जाते हैं। जैसे जैसे सेशन आगे जाते जाते हैं, टाइम कम होता जाता है। हमें क्लाइंट की केस हिस्ट्री का पता लग चुका होता है, किस वे से उसे ट्रीट करना है उसका पता लग चुका होता है, उसकी इंप्रूवमेंट कितनी हुई वो पता लग चुका होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम और कम होता जाता है। अच्छा, हिप्नोसिस में अगर हमने देखे हैं कि लोग आग पे चलते हैं, जैसे आपकी वीडियोस हमने देखी है कि आग पे चलते हैं, तो ये एक माइंड गेम होता है ना, जो हम कहते हैं कि जो माइंड चेंज करते हैं, तो इसमें ज्यादा काम जो है माइंड का ही होता है, बस सिर्फ माइंड को ही आप चेंज करते अच्छा, हैं। एक मैं ये बताऊं कि हिप्नोसिस में लोग आग पर नहीं चलते। मैं हिप्नोसिस की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहन को इतना मजबूत कर देता हूं कि वो आग पर चलने पर रजामंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ मैं हूं जो लोगों को 20-20, 30-30 फुट लंबी दहकती हुई आग के ऊपर नंगे पैर चलवाता हूं और उनके पैर नहीं चलते। अच्छा, आग, मैं समझता हूं कि आग पे चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे समझदार बंदे को इस बात पर आमादा करना मुश्किल काम है कि तुम आग में चढ़ो। असल बात तो यह है कि बंदा जीता जागता समझदार बाशऊर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ये फैसला करे कि मैंने जूते पार के आग पे पांव रखना है, उसके लिए जहन को एक खास सतह पर ले जाकर उसे मजबूत करना पड़ता है। उसे ये बताना पड़ता है कि तुम्हें आग कुछ नहीं कहेगी, तुम आग से बरतर और बाला तरो। तो हम जब माइंड पावर की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका नाम है माइंड पावर, उसमें आपके जहन को इतनी तकवीयत दे दी जाती है, इतना मजबूत कर दिया जाता है कि दहकते अंगारे भी आपको नहीं जलाते। तो उसमें मैं लोगों को हिप्नोसिस की मदद से ट्रांस में लेके जाता हूं और उनके जहन को मजबूत करता हूं। लेकिन वो डिफरेंट वर्कशॉप है, लेकिन हेल्प उसमें मैं हिप्नोसिस से ही लेता हूं। अच्छा सर, अगर हम हिप्नोसिस की बात करें तो इसके जैसे कि मुस्बत असरात भी है इसके, लेकिन अगर फिर बात करें हम लोगों की सोच की और गलतफहमियों की, तो यहाँ पे और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ भी है हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में, कि बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा ख्यालात है और गलतफहमियाँ हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या क्या गलतफहमियाँ हैं हिप्नोसिस के बारे में हाँ लोगों जी, हिप्नोसिस के बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी है उनमें से तो ये है, एक नंबर वन पे ये है कि हिप्नोसिस, मेरे हिप्नोटिस्ट जो थेरेपी करेगा, जो हिप्नोटिज्म का मास्टर है, वो मेरे दिमाग पर काबू पा लेगा। फिर वो मुझसे मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिर वो मुझसे अपनी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ काम करवाने की कोशिश करेगा। जो चीजें मैं नहीं लोगों को बताना चाहता वो सारे के सारे उस तक पहुंच जाएंगी। मगर जैसा कि मैंने पहले आपके एक सवाल के जवाब में बताया कि जो हिप्नोसिस के जरिए इलाज किया जाता है उसमें डेप्थ लेवल जस्ट 1 और 2 काफी होता है, और उस 1 और 2 में आप मुकम्मल तौर पर जाग रहे होते हैं, शऊर की हालत में होते हैं। आपको इल्म होता है कि हिप्नोटिस्ट क्या कह रहा है और मैंने इस पर अमल करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। यूं समझें कि हिप्नोटिस्ट आपको एक गाड़ी में बैठाता है, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है, एक्सीलेटर आपके हाथ में होता है, आपके पैर में होता है, ब्रेक आपके पास होती है। हिप्नोटिस्ट सिर्फ आपको गाइड कर रहा है कि दाईं तरफ जाओ, बाईं तरफ जाओ, रेस थोड़ी तेज कर दो, ब्रेक लगा दो, और जहां आप चाहें आप ब्रेक लगा के गाड़ी छोड़ सकते हैं। ये टोटल आपके कंट्रोल में होता है। इसमें अगर फिर हिप्नोथेरेपी में अगर हम एज की बात करें और जेंडर की बात करें, तो क्या ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मुस्बत दोनों कर सकती हैं? और एज में फिर मतलब जो कि एक तो चिल्ड्रंस होते हैं, फिर यंग, जैसा कि यंग लोग होते हैं, उसके बाद एजड होते हैं, तो क्या आप क्या कहते हैं कि ये सबके लिए मौसर है, सब इस सब हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं? अच्छा, ये हर जेंडर भी, मर्द भी और औरत भी और हर एज में किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे
जब बच्चा 7-8 साल या 9 साल से ग्रो कर रहा होता है तो उसमें हिप्नोटाइज होने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। फिर करते करते ये 20, 21, 22 साल तक और डेवलप हो जाती है। आप उसके ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल में वो स्टेबल रहती है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी हिप्नोटाइजेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। उसकी वजह यह है कि आदमी एक तो रिजिड होता जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, आदमी कई मामलात में सख्त हो जाता है, मैंने ये नहीं करना, मैं नहीं करता, वो अकड़ जाता है कई मामलात में। तो हिप्नोसिस में भी इस तरह की रिजिडनेस का हमें सामना करना पड़ता है। तो जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है हिप्नोटाइजेबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। उस पर टाइम ज्यादा लगता है। एक क्लाइंट पे 20 मिनट लगे उस पर 40 मिनट लगेंगे, एक पे 3 सेशन लगे उस पर 6 सेशन लगेंगे, लेकिन हो जाता है। सर आपकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा टाइम भी गुजारा है आपने, तो क्या आप ऐसा कोई वाकया बता सकते हैं, कोई हेल्थ एंगेज वाकया आपकी ज़िंदगी में, या आपकी जितना टाइम आपको ये हिप्नोसिस करते में गुजरा, तो आप कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं कि जो बहुत हेल्थ एंगेज हो और उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ एंगेज असरात हों? जो लोगों के लिए हैरत अंगेज होता है वो मेरे लिए हैरत अंगेज नहीं होता। जैसे अभी अपनी वीडियो देखी मेरी, वो लोगों को मैं आग पे चलवा रहा था, वो आपके लिए बड़ी बड़ी हैरत अंगेज है कि यार लोग नंगे पर आग पे चल रहे हैं, और मेरे लिए वो एक बच्चों का खेल है। जहाज उड़ाना, वो छोटा बच्चा देखिए उसके लिए क्या बात है, वो जहाज उड़ा रहा है, और पायलट से पूछें उसके लिए वो आंखें बंद करके उड़ाने वाली बात है। तो मेरे लिए हैरत अंगेज तो नहीं होंगे, लोगों के लिए बहुत होंगे। मिसाल के तौर पे लोग कई कई साल किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं, अंधेरे में नहीं जा सकते, फ्लाई फ्लाई नहीं कर सकते, हवाई सफर नहीं कर सकते, और हम 1 या 2 सेशन में उन्हें ठीक कर देते हैं। लुकनत, आप देखें कि लुकनत कितना बड़ा पर्सनैलिटी गैप है। एक आदमी हकला के बोल रहा है, हकला के बोल रहा है, हकला के बोल रहा है, और वो कोई भी काम करते हुए अदम एतमाद का शिकार हो जाता है कि मेरे में तो ये सलाहियत ही नहीं है कि बोल सकूं। और बोलना इतनी बड़ी सलाहियत है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो अल्लाह से यही सलाहियत मांगी, या अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत दे। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इतनी बड़ी सलाहियत है। अब उसका वो शिकार होते हैं, और हमारे पास वो क्लाइंट आता है 2-4 सेशन में ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान की दीवारें जिन चीजों से भरी हुई है ना, वो 2 मसाइल लगता है पूरे पाकिस्तान के। औरतों को गोरा रंग हो जाए किसी तरीके से, और मर्दों के जिनसी मसाइल ठीक हो जाए, उनके जिनसी सेहत के मामला, वो हकीम साहब सलाह, ये बेशुमार मामला चल रहे होते हैं। मैंने ऐसे बेशुमार केसेस डील किए हैं जिसमें वो आदमी ये समझता था कि वो जिनसी मसाइल का शिकार है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम उसके साथ बैठे हैं, उससे बात की है, चंद सेशंस किए, 1, 2, 3 सेशंस किए हैं, और उसके जिनसी मामला ठीक हो गए। उसके लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि मैंने लाखों रुपए की दवाइयां खा डाली, मैंने लाखों रुपए के टेस्ट करा दिए, मेरे इतने साल जाया हो गए, और आपने मुझसे बातें की वो ठीक हो गया। तो लोगों के लिए ये बातें बड़ी हैरानकुन है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। आप हिप्नोथेरेपी के लिए एक मरीज को कैसे तैयार करते हैं? हाँ, वेरी गुड। जिस तरीके से लेबोरेटरी में डॉक्टर टेस्ट करवाता है ना कि अपना ये ब्लड टेस्ट करवा के आओ, यूरिन टेस्ट करवा के आओ, फिर वो बीमारियों की तशखीस करता है, तो हमने कुछ सुजेस्टेबिलिटी टेस्ट रखे होते हैं। सुजेस्टेबिलिटी टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि क्लाइंट से कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए, कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग प्यार से समझते हैं, आम बच्चे भी, कुछ बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, कुछ को डांट टपट के समझाया जाता है। क्लाइंट भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे सॉफ्ट स्पोकन होकर बात की जाए तो उन्हें बात समझ आती है। कुछ को अथॉरिटी वाली जुबान में, अथॉरिटेटिव टोन में बात की जाती है, वो उस तरीके से बात समझते हैं। कुछ को नेगेटिव कमांड्स दी जाती हैं तो वो बात समझते हैं, कुछ को पॉजिटिव दी जाती है। मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हम पहले उनके सुजेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट बताते हैं कि इसके लिए कौन सा तरीकेकार, कौन सी स्ट्रेटेजी वजह की जाए। फिर स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है कि कौन से अल्फाज इसके ऊपर असरअंदाज होंगे और कौन से नहीं होंगे। वो सारा के सारा ये प्री हिप्नोटिक एनालिसिस होता है। ये करने के बाद हम उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसे स्टेज पर बैठाते हैं, चेयर पर बैठाते हैं, उसे हिप्नोटाइज करते हैं और उसके मसाइल को हल कर देते हैं। अच्छा सर, हिप्नोथेरेपी के ज़रिए हम अपनी आदत को, जो आदत जो हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है, हर किसी में कुछ ऐसी आदतें होती है जो वो कहता है कि मैंने बदलनी है, वो बदलना चाहता है, तो आप क्या समझते हैं कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, हिप्नोसिस के ज़रिए वो अपनी आदतें जो है वो तब्दील कर सकता है? आदतें तब्दील करने में, आदतें बदलने में ये हेल्प कर सकता है? और इसके साथ-साथ इस तरह बहुत सी आदतों की हम बात करें, फिज़िकली अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो इससे वेट लॉस ये भी काम आ सकता है इसमें? जी, आदात बदलने के लिए और नई आदात को पैदा करने के लिए हिप्नोसिस एक बेहतरीन तरीकेकार है।
आप देखें कि अगर आप ये ओलंपिक्स वगैरह के मुकाबले देखते हैं, वर्ल्ड गेम देखते हैं, तो आप देखें कि अक्सर स्पोर्ट्समैन ने अपने कानों के ऊपर हेडफोन लगाया होगा और वो समझते हैं लोग कि ये म्यूजिक सुन रहे हैं, हालांकि वे म्यूजिक नहीं सुन रहे होते। वो हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं, एक खास अंदाज में खास अल्फाज के जरिए हिप्नोटिस्ट उन्हें कह रहा होता है कि यू आर द बेस्ट, यू कैन डू दिस, कम ऑन, दिस इज द टाइम फॉर यू, यू आर द चैंपियन। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो हिप्नोसिस के जरिए इसी तरह मतलब लोग नाखून चबाते हैं, कुछ लोगों को आदत है कि वो नाखून चबा रहे होते हैं, कुछ लोग मुसलसल सर में हाथ फेर रहे होते हैं, और ऐसे कई बुरी आदत होती हैं जो लोग छोड़ना चाहते हैं, उनसे छोड़ी नहीं जा रही होती, क्योंकि उनका असर लाशऊर में कहीं ना कहीं नक्श मौजूद होता है। हिप्नोटिस्ट क्या करता है कि आपके क्रिटिकल फिल्टर्स को डाउन करके डायरेक्ट आपके लाशऊर तक पहुंचता है, और वो आदत जिस वजह से बनी थी उस वजह को खत्म कर देता है। उसके बाद जब आदमी वो उंगली मुंह में डालता है नाखून चबाने के लिए, उसे शदीद कराहत आती है और उसे छोड़ देता है। तो आदात को बदलना, नई आदात को पैदा करना हिप्नोसिस के जरिए बहुत आसान है, और सेल्फ हिप्नोसिस सीख के ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, और हमें भी इससे बहुत मालूमात हासिल हुई है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी बहुत पसंद आई होंगी आपकी बातें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।